प्रताप क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा था मारवाड़ राजवंश। मारवाड़ राजवंश की एक पहली क्लास हमने अपलोड कर दी थी। उसमें हमने पढ़ा था शब्द के बारे में। मारवाड़ में राठौड़ शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, कैसे मतलब राष्ट्रकूट से कैसे उत्पन्न हुआ, इसके बारे में हमने पूरी जानकारी देख ली थी। उसके बाद शिलालेख पढ़ा था। अभी कौन सा शिलालेख है जो राठौड़ शब्द की या राठौड़ जाति की हमें जानकारी दे रहा है। उसके बाद हमने इसका साम्राज्य क्षेत्र पढ़ा था कि किस किस साम्राज्य में मारवाड़ में राठौड़ वंश का या मारवाड़ किस क्षेत्र को कहते हैं या राठौड़ वंश किस किस क्षेत्र में निवास कर रहे थे, वो हमने इसमें पढ़ लिया। उसके बाद प्रमुख ग्रंथ देख लिए थे। कौन सा ग्रंथ है जो मारवाड़ के राठौड़ राजवंश की जानकारी हमें दे रहा है, उस ग्रंथों के बारे में हमने देख लिया था। जैसे मनोहर नैणसी के ग्रंथ पढ़े थे, दयालदास के ग्रंथ हमने देखे थे। उसके बाद हमने बात की थी इनकी शाखाओं की। शाखाएं हमने पढ़ी थी कि प्रमुख 3 शाखाएं देखी थी इनकी। बीकानेर वाली देखी थी, जोधपुर वाली और किशनगढ़ वाली। इन शाखाओं की स्थापना किसने की थी और कब की थी, इसके बारे में हमने पूरी तरह से कल वाली क्लास में पढ़ा था। उसके बाद में हमने बात की थी कुलदेवी की, क्योंकि इनकी 3 शाखाएं हैं तो तीनों शाखाओं में कुलदेवी तो एक ही है। कुलदेवी वाला टॉपिक बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि कुलदेवी तो एक है लेकिन आराध्य देवी है ना जो अलग अलग है। जोधपुर वालों की तो चामुंडा माता है और अपने बीकानेर वालों की है करनी माता, तो इसलिए थोड़ा कंफ्यूज रहता। तो मैंने कुलदेवी वाला अच्छी तरह समझाया था कि कुलदेवी मतलब जोधपुर वालों की कुलदेवी नागणेची माता हो जाएगी और जोधपुर वालों की आराध्य देवी है जो चामुंडा माता हो जाएगी, और बीकानेर वालों की कुलदेवी नागणेची माता और आराध्य देवी करनी माता। यहाँ तक हमने कल कंप्लीट कर दिया था। बात आई थी उत्पत्ति की, राठौड़ों की उत्पत्ति के सिद्धांत। यहां से हम आज स्टार्ट कर रहे हैं। राठौड़ों की उत्पत्ति के सिद्धांत। राठौड़ों की उत्पत्ति के सिद्धांत। फर्स्ट बात कर लेते हैं, एक इतिहासकार आते हैं गोपीनाथ शर्मा। क्या नाम है? गोपीनाथ शर्मा। शर्मा जी क्या कहते हैं? राठौड़ों की उत्पत्ति या राठौड़ शब्द की उत्पत्ति शर्मा जी बताते हैं। राठौड़ों की उत्पत्ति राष्ट्रकूट राजवंश से हुई है। ये बात कौन मान रहे हैं? गोपीनाथ शर्मा। क्या कह रहे हैं? राठौड़ों की उत्पत्ति है जो राष्ट्रकूट राजवंश से हुई है। कल हमने पढ़ा था राष्ट्रकूट शब्द में पढ़ा था, तो राष्ट्रकूट के बारे में हमने पूरी तरह जान लिया था। भी राष्ट्रकूट कहाँ का वंश था, कैसे अपने पश्चिमी भारत में पहुंचा था, मारवाड़ क्षेत्र में आया था, कैसे यहाँ के शासक यहाँ पर शासन करने लगे थे। इसके बारे में हमने पूरी जानकारी कल पढ़ ली थी। तो नेक्स्ट हमारा सेकंड जो आएगा, ये फर्स्ट हो गया, सॉरी सेकंड हमारा जो मत है, हमें एक ग्रंथ मिलता है राज रत्नाकर। राज रत्नाकर के जो लेखक है ना, उन लेखक का नाम है लेखक भट्ट सदाशिव। ग्रंथ किसका है? ग्रंथ का नाम राज रत्नाकर है, किसका? भट्ट सदाशिव का। और एक तो ये ग्रंथ हो गया, और हमें क्या मिल रहा है इसके अंदर? और मिल रहा है हमें लेखक राज रत्नाकर लेखक भट्ट सदाशिव ग्रंथ लिख रहा है। और भाट साहित्य देखें ना, भाटों के जो साहित्य हैं उन्हें देखें, भाट साहित्य, भाट साहित्य, इनसे हमें क्या जानकारी मिल रही है? यह कह रहे हैं कि राठौड़ हिरण्यकश्यप के वंशज थे। किसके? राठौड़ हिरण्यकश्यप के
वंशज थे। ये बात कौन कह रहा है? एक तो राजरत्नाकर ग्रंथ है जो भट्ट सदाशिव का है, और दूसरा भाट साहित्य जो भाटों ने जो साहित्य लिखा है उसके अंदर हमें ये जानकारी मिल रही है कि राठौड़ हिरण्यकश्यप के वंशज थे। ये बात यहाँ से हमें पता चल रही है। उसके बाद राठौड़ खुद को क्या समझ रहे हैं, स्वयं क्या मान रहे हैं, यानी कि तीसरा पॉइंट क्या निकल रहा है, आ रहा है हमारे सामने, क्या निकल कर आ रहा है? राठौड़ स्वयं को भगवान राम के पुत्र, भगवान राम के पुत्र कुश का वंशज मानते हैं। क्या मानते हैं? भगवान राम के पुत्र कुश का वंशज मानते हैं। और हमें पता है भगवान राम सूर्यवंशी हैं, तो यानी कि एक तरीके से जो मत मिला है हमें, वो क्या मिला है? सूर्यवंशी का मत मिला है। यानी राठौड़ स्वयं को सूर्यवंशी मानते हैं। उसके बाद एक हमें मिलता है राठौड़ महाकाव्य। राठौड़ महाकाव्य से क्या जानकारी मिलती है वो देखते हैं। थर्ड पॉइंट हो गया, सॉरी फोर्थ पॉइंट हो गया ये अपना, और ये 5। राठौड़ महाकाव्य से जो जानकारी मिल रही है वो ये मिल रही है, भगवान शिव के चंद्रमा का भाग, भगवान शिव के चंद्रमा का भाग टूटकर जमीन पर गिर गया था। उससे उत्पत्ति हुई। ये बात कौन कह रहा है? राठौड़ महाकाव्य भगवान शिव के चंद्रमा का भाग टूटकर जमीन पर गिरा था, उससे राठौड़ की उत्पत्ति हुई है। यह बात की जानकारी हमें मिल रही है राठौड़ महाकाव्य से। उसके बाद हमें जानकारी मिलेगी जोधपुर ख्यात। जोधपुर ख्यात से क्या जानकारी मिल रही है ये देख लेते हैं। जोधपुर की ख्यात है, उनसे हमें जानकारी मिल रही है। एक राजा था ना, राजा का नाम था राजा विश्वतमान। इनका एक पुत्र था, राजा विश्वतमान का पुत्र बृहद बल से पैदा हुए हैं। कौन है? राठौड़। ये जानकारी कौन दे रही है? जोधपुर ख्यात। और जोधपुर ख्यात ही कह रही है सूर्यवंशी। जोधपुर ख्यात ही ये बात बोल रही है। जोधपुर ख्यात से ये पता चल रहा है राठौड़ सूर्यवंशी थे। उसके बाद हमें राठौड़ सूर्यवंशी थे। उसके बाद राठौड़ वंश से संबंधित जो भी ताम्रपत्र मिले थे ना हमें, ताम्रपत्रों में राठौड़ों को ताम्रपत्र में राठौड़ों को चंद्रवंशी बताया गया। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया हमारे लिए। तो ताम्रपत्र में राठौड़ों को क्या बताया गया है? चंद्रवंशी बताया गया है। जोधपुर की ख्यात हो गई, ताम्रपत्र हो गया। उसके बाद एक विद्वान है विश्वेश्वर नाथ रेव। क्या नाम है? विश्वेश्वर नाथ रेव। ये क्या बोल रहे हैं ये देख लेते हैं। इनकी बुक है, बुक का क्या नाम है? मारवाड़ राज्य का इतिहास। मारवाड़ राज्य का इतिहास, ये इनकी बुक है। बुक हमें क्या जानकारी दे रही है?
बुक हमें कह रही है राठौड़ है जो जयचंद गढ़वाल, जयचंद गढ़वाल गढ़वाल से बताई है। इतिहासकार विश्वेश्वर नाथ रेव ने राठौड़ों की उत्पत्ति अपनी बुक मारवाड़ राज्य का इतिहास में जयचंद गढ़वाल से बताई है। ये तो हमारे पास कितने पॉइंट के 5-7 पॉइंट ये हो गए। फिर हम जान लेते हैं कर्नल टोड। कर्नल टोड जो हमारे राजस्थान का इतिहास लिख रहे हैं, जिन्हें हम राजस्थान के इतिहास का पिता कहते हैं, फादर ऑफ राजस्थान हिस्ट्री। इनकी बुकें थी, हमने पढ़ी है पहले भी सामान्य परिचय में, द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, ऐसी इनकी 2-3 बुकें हैं। तो कर्नल टोड व्यक्ति का क्या नाम है? कर्नल जेम्स टोड। पहले हम वो पढ़ लेते हैं बदायूं शाखा वाला, ठीक है। राठौड़ों का संबंध, राठौड़ों का संबंध बदायूं शाखा से कौन बता रहा है? ये मत किसने दिया? अभी राठौड़ों का संबंध है जो बदायूं शाखा से, ये मत जो दे रहे हैं वो हैं डॉक्टर हार्नली। क्या नाम है? डॉक्टर हार्नली, जो ये मत दे रहे हैं। और इस मत का समर्थन किया था ना जिस व्यक्ति ने, जो इस मत का समर्थन कर रहा है उस व्यक्ति का नाम है गौरी शंकर हीराचंद ओझा। क्या नाम है? गौरी शंकर हीराचंद ओझा। ओझा जी ने इस मत का समर्थन किया है और राठौड़ों को चंद्रवंशी बताया है। क्या बताया है? चंद्रवंशी। तो 2 जानकारी ये मिल गई हमें। अब बात कर लेते हैं कर्नल जेम्स टोड ने हमें क्या कहा था। ओझा जी तो बता रहे हैं ये मत राठौड़ों से संबंध बदायूं शाखा, बदायूं या राष्ट्रकूट जब आए थे ना कन्नौज के समय, मतलब कन्नौज का जो त्रिपक्षीय संघर्ष चल रहा था उस समय कुछ राठौड़ राष्ट्रकूट के शासक थे जो कन्नौज की बदायूं शाखा में वहां पर शासन किया था। उसी से बता रहे हैं डॉक्टर हॉर्नली भी यह शाखा कन्नौज की नहीं है, यह बदायूं की है। तो उसके बाद कर्नल जेम्स टोड का देख लेते हैं क्या कहते हैं कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड, कर्नल जेम्स टोड और प्लस में दयालदास। दयालदास वही है जो बीकानेर राठौड़ और ख्यात लिखी थी। दोनों का एक ही मत है। टोड का कहना है मारवाड़ में राठौड़ राजवंश की स्थापना राव सिंह ने की थी। और कहते हैं राव सिंह जयचंद गढ़वाल के पुत्र यानी पुत्र सेतराम का पुत्र था। ये बात बता रहे हैं दयालदास और कर्नल जेम्स टोड। नोट लगाकर एक बात का और ध्यान रखना, कर्नल टोड और दयालदास जी कहते हैं राठौड़ जयचंद गढ़वाल
के वंशज थे एवं सूर्यवंशी थे। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन ये है कि जेम्स टोड ने गैडवाल का वंशज तो बताया लेकिन सूर्यवंशी भी कहा है। यही बात दयालदास जी कह रहे हैं और इस बात का समर्थन जिस व्यक्ति ने किया, समर्थन जो व्यक्ति कर रहे हैं, यहां लिख देता हूं, समर्थन कर रहा है नयनचंद्र सूरी। कहां करेगा समर्थन? जो बुक लिखेगा उस बुक के अंदर ही समर्थन होगा। तो बुक है हमीर महाकाव्य। और सेकंड जो व्यक्ति है मुहनोत नैणसी। क्या नाम है? मुहनोत नैणसी। तो नैणसी जी कहाँ समर्थन मतलब अपना समर्थन देंगे? ये कुछ लिखेंगे तो लिखेंगे किसमें? जो इनकी बुक है उन बुकों में लिखेंगे। तो इनकी बुक है नंबर 1, जो ग्रंथ है इनका नैणसीरी ख्यात। ग्रंथ का क्या नाम है? नैणसीरी ख्यात। और दूसरा मारवाड़ प्रकनारी। ये इनकी बुक है। इन बुकों में नैणसी ने और नैनचंद सूरी ने समर्थन किया। नैणसी क्या कह रहे हैं? ये नैणसी कह रहे हैं, नैणसी का कहना है जब पृथ्वीराज तृतीय अजमेर प्रशासन कर रहा था, उस समय 1192 एडी में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज पर यानी कि पिसीधरण पर दूसरी बार आक्रमण किया था। क्या किया था? दूसरी बार आक्रमण किया। जिसे तराइन का सेकंड युद्ध कहते हैं। इसमें पृथ्वीराज तृतीय की हार हो जाती है और कुछ इतिहासकार कहते हैं कि इस युद्ध में जयचंद गढ़वाल ने मोहम्मद गौरी का साथ दिया था। और कुछ इतिहासकार यह कहते हैं कि मोहम्मद गौरी का साथ तो नहीं दिया था, लेकिन जयचंद गढ़वाल ने पृथ्वीराज तृतीय का समर्थन किया था, इस बात का भी सबूत नहीं है। तो आगे चलकर जैसा भी हुआ होगा, मोहम्मद गौरी ने 1194 एडी में एक युद्ध होता है, चंदावर का युद्ध। किसके मध्य हुआ था? गौरी वर्सेस जयचंद गढ़वाल। गौरी वर्सेस जयचंद गढ़वाल। और इस युद्ध को गौरी जीत जाता है और गढ़वाल को बुरी तरह पराजित करता है। बुरी तरह पराजित किया था। किसे? गढ़वाल को। ठीक है। और इससे मतलब कनौज को पूरी तरह नष्ट कर दिया था। और इसी कारण आगे चलकर इनके जो पुत्र हुए होंगे, राव सिंहा अपना कुछ सैनिकों को लेकर पश्चिमी राजस्थान की तरफ आए थे। ये बात नैणसी बता रहा है हमें। यहां तक तो हमने राठौड़ों की उत्पत्ति के बारे में पढ़ लिया, मतलब कौन सा मत क्या कह रहा है, ये हमें पूरी जानकारी हो गई है। बात आती है राठौड़ वंश के शासक यानी कि स्थापना हो जाती है। शब्द के बारे में जान लिया, शिलालेख समझ लिया, साम्राज्य क्षेत्र समझ लिया, ग्रंथ के बारे में जानकारी ले ली, शाखाएं देख ली, कुलदेवी देख ली, उत्पत्ति के सिद्धांत देख लिए। मेन बात बच जाती है राठौड़ राजवंश के प्रमुख शासक। तो शासक अब हम स्टार्ट कर देते हैं। राव सिंहा। क्या नाम है? राव सिंहा। कब से कब तक? 1237
या 40 से 1273 तक कौन रहते हैं? राव सिंह। बात कब की है? ये हमारा राजस्थान है, ठीक है। यहां पर स्थान पड़ता है पुष्कर, पाली आ गया, याद रखना, ठीक है। जब 1194 एडी में चंदावर का युद्ध हुआ था, इस युद्ध में जयचंद गढ़वाल पराजित हो जाते हैं पूरी तरह से। कहां के शासक थे? कन्नौज, यूपी के शासक थे। कौन? जयचंद गढ़वाल। फिर इनका पुत्र आता है हरिश्चंद्र, और ये कुछ समय मोहम्मद गोरी के साथ युद्ध करता है, कुछ राज्य छुटाता है, कुछ हार जाता है। उसके बाद सेतराम आते हैं, ठीक है, सेतराम। और सेतराम के बाद आते हैं राव सिंह। यानी कि राव सिंह के पिताजी का नाम पूछे तो सेतराम, और दादा का नाम पूछे तो हरिश्चंद्र, और परदादा का नाम पूछे तो जयचंद गढ़वाल। राव सिंह अपने कुछ सैनिकों के साथ पुष्कर आते हैं। कब? 1212 एडी में। मोहम्मद गौरी कुतुबुद्दीन ऐबक से बचकर ये यहाँ आ जाते हैं। यहाँ पर आते हैं और कुछ समय बाद ये पाली की तरफ चले जाते हैं। पाली में इनकी मुलाकात होती है सरदार सोलंकी से। क्या नाम है? सरदार सोलंकी। इनके इलाके में एक डाकू या एक आतंकवादी, जो भी बोलो आप, डाकू बोल दो, रहता था। क्या नाम था? लाखा या लाछा फुलानी। सोलंकी सरदार इस लाखा या लाछा फुलानी से पूरी तरह परेशान थे। ये राव सिंह से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारी रक्षा करें इनसे। और राव सिंह 8 बीसी घुड़सवारों के साथ, 8 बीसी यानी 160 घुड़सवार के साथ पश्चिमी राजस्थान की तरफ आया था। राव सिंह लाखा फुलानी को मार देता है। क्या कर देता है? लाखा फुलानी को मार देता है। इस बात से खुश होकर सरदार सोलंकी अपनी पुत्री का क्या नाम था? पार्वती सोलंकी। पार्वती सोलंकी की शादी किससे कर देते हैं? शादी राव सिंह से। किससे? राव सिंह से कर देते हैं। यहां से भी पाली में ही पालीवाल ब्राह्मण रहते थे। कौन? पालीवाल ब्राह्मण। ब्राह्मणों का काम क्या था? हवन कराना, शादी वगैरह, ये यज्ञ कराना, ये काम। लेकिन इन ब्राह्मणों का ये काम नहीं था, ये व्यापार करते थे। और कहते हैं कि इनके क्षेत्र में एक शेर आ गया था, जिससे ये पालीवाल ब्राह्मण परेशान थे। शेर के कारण घर से बाहर नहीं निकल सकते थे और अपना व्यापार खत्म हो रहा था धीरे धीरे। तो इन्होंने राव सिंह से रिक्वेस्ट की। राव सिंह ने जो शेर था ना पालीवालों को परेशान करता, उसकी हत्या कर दी। कुछ लोग कहते हैं इसी कारण ही राव सिंह नाम से पुकारा गया। तो और इस बात से खुश होकर पालीवाल ब्राह्मण भी अपनी पुत्री की शादी राव सिंह से करते हैं। और लास्ट में जाकर राव सिंह के मन में लालच आता है और पालीवाल ब्राह्मणों की हत्या कर देता है और पाली पर अपना अधिकार जमा लेता है। और खेड़ बाड़मेर नामक स्थान को अपना प्रमुख केंद्र बनाया था। अपना प्रमुख केंद्र बनाया। क्या बनाया? खेड़ बाड़मेर को अपना प्रमुख केंद्र बनाता है। कौन? राव सिंह। राव सिंह 1273 में एक युद्ध करता है जिसे हम लाखा झंवर का युद्ध कहते हैं। कब करता है? 1273 में। 1273 में लाखा झंवर
युद्ध किसके मध्य होता है? राव सिंहा वर्सेस नासरुद्दीन मोहम्मद सेकंड। कुछ तो कहते हैं राव सिंहा जीता था, कुछ कहते हैं नासरुद्दीन मोहम्मद सेकंड जीता था, लेकिन हमारे पास प्रमुख मत है राव सिंहा ही जीता था। इसे लाखा जबर का युद्ध क्यों कहते हैं? इस युद्ध में लगभग 1 लाख महिला व पुरुष 1 लाख महिला व पुरुष लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए थे। वीर गति को प्राप्त हो गए थे, इसी कारण इसे लाखा जबर का युद्ध कहते हैं। तो 1273 में किया था, किसके साथ? नासरुद्दीन मोहम्मद के साथ, सेकंड वाले के साथ, और 1 लाख महिला और पुरुष इस युद्ध में लड़े थे, इसी कारण लाखा जबर का युद्ध कहलाता है। इस युद्ध में राव सिंहा की विजय हुई थी और कुछ समय बाद यानी कि 9 अक्टूबर 1273 को मुस्लिम आक्रांताओं से गायों की रक्षा करते हुए राव सिंहा वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। बात कब की है? 9 अक्टूबर 1273 मुस्लिम आक्रांताओं से गायों की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। कौन? राव सिंहा और बिट्ठू पाली में राव सिंहा की छतरी है। ठीक है, बिट्ठू पाली में राव सिंहा की छतरी है। और कुछ ख्यातें देखें, ख्यातों के अनुसार राव सिंहा के 3 पुत्र थे। कितने? 3 पुत्र। एक आसनाथ जी हो गए और एक सैनिक। आसनाथ सैनिक और अज। क्या नाम है? आसनाथ, सैनिक और अज। ख्यातों के अनुसार हमें ये 3 पुत्र राव सिंहा के हैं, इस बात की जानकारी मिल रही है। और यहां चलकर हमारा राव सिंहा कंप्लीट हो जाता है। कल हम जो शासक पढ़ेंगे उसका नाम होगा आसनाथ। तो कल हम आसनाथ से शुरुआत कर देंगे। तो धन्यवाद।